हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 28 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 31 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, आंकड़ों का प्रबंधन। तो बेटा यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी पिक्चर दिखाई गई है, बहुत प्यारी पिक्चर है। तो इसी पिक्चर से रिलेटेड आज के क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। मंडला कला में गणित। आइए देखते हैं बेटा। ऊपर दी गई कला में सारणी को पूरा करें। हमें आकृतियों के नाम लिखने हैं, कला में आकृतियों की संख्या लिखनी है और संख्या का मिलान चिन्ह लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आकृतियां देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी आकृति है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, ये है त्रिभुज। यहाँ पे हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वर्ग। तो ये जो देखो, ये जो पिक्चर है, ये क्या है बेटा? वर्ग है ना। सबसे हमने पहले देखा त्रिभुज और अब हमें वर्ग दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखो ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? समलंब चतुर्भुज। इस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? इस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये तीन पिक्चर हमें दिखाई दी। इसके अलावा चौथे नंबर पर देखो, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, देखते हैं हम। देखो ये जो पिक्चर है, यहाँ पे जो पिक्चर है और ये जो पिक्चर, देखो ये तीनों लगभग सेम है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। इसको क्या कहा जाता है? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो देखो ये पिक्चर दिखाई दे रही है। तो पहले हम इन तीनों में समझते हैं कि समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में क्या डिफरेंस है। तो देखो समांतर चतुर्भुज, जैसे कि ये देखो बेटा, ये जो दिया गया है समांतर चतुर्भुज, इसमें क्या होती हैं? जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती है? एक दूसरे के समांतर होती है, ये वाली और ये दोनों जो भुजाएं दी गई है, देखो समझते हैं हम। ये वाली भुजाएं और ये वाली भुजाएं क्या होती है? एक दूसरे के समांतर होती है, तो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और जब हमने देखा समलंब चतुर्भुज, तो वो कैसा था? इस तरह से था। इसमें भुजाएं जो है देखो समांतर नहीं है, तो इसमें भुजाएं क्या होती है? एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। तो ये है समांतर चतुर्भुज और ये है समलंब चतुर्भुज। तो आइए अब हम करते हैं वर्कशीट में आगे। तो हमें इनको काउंट करना है बेटा कि कितने नंबर हैं। तो ये देखो, ये त्रिभुज क्या है? 12 होंगे। जो देखो त्रिभुज कितने दिए गए हैं? 12 दिए गए हैं। इसी तरह से अगर हम देखते हैं समलंब चतुर्भुज, अगर हम इनको काउंट करते हैं तो ये भी देखो बेटा, गिनने पर कितने आएंगे? 12 आएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं वर्ग, ये जो हमने वर्ग देखा है, ये भी अगर आप गिनोगे तो गिनने में कितने आएंगे? 12 आएंगे। ठीक है, उसके बाद समलंब चतुर्भुज। अब हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज। देखो यहाँ पे भी समांतर चतुर्भुज है। ये देखो ये वाले समांतर चतुर्भुज है सारे, ये भी समांतर चतुर्भुज है और ये भी समांतर चतुर्भुज है। जब इनको काउंट करते हैं तो ये कितने आते हैं? 36 आते हैं। तो आइए अब हम इस सारणी को फिल करते हैं। तो देखिए बेटा, जब हम इसको करते हैं तो हमें यहाँ पे सबसे ऊपर त्रिभुज दिया गया था कि त्रिभुज नंबर में कितने हैं? 12 हैं। त्रिभुज नंबर में कितने हैं? 12, ये हमें दिया गया था। और उसके टैली नंबर किस तरह से किया जाता है? देखो 12 को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? 1 2 3 4 5, इस तरह से हम 5 को कट कर दिया। 6 7 8 9 10 11 12, ये दिया गया था बेटा। त्रिभुज कितने हैं नंबर में? 12 है। और उसको किस तरह चिन्हित किया जाता है? इस तरह से कि हम 5 तक, 4 हम काउंट करते हैं और 5 को कट कर देते हैं। तो ये पूरा एक किसके बराबर होता है? 5 के बराबर होता है। उसके बाद देखो वर्ग कितने हैं? वर्ग कितने हैं? नंबर में 12 थे वर्ग भी। उसको हम किस तरह से लिखेंगे? देखो 5 और 5 10 और 2 12। उसके बाद नंबर आता है समलंब चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज भी नंबर में कितने हैं? 12। समलंब चतुर्भुज में नंबर में कितने थे? 12। तो वो भी इसी तरह से 5 5 10 और 2 12। उसके बाद हमने देखा समांतर चतुर्भुज। उसके बाद हमने क्या देखा? कि समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज नंबर में कितने थे बेटा? समांतर चतुर्भुज थे नंबर में 36। कितने थे? 36। तो 36 को काउंट करने के लिए देखो 5 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25 30 35 और ये एक और हमने लगा दिया 36। तो कितना हुआ? 5 गुना 7 का तो एक ये पेयर बने और उसके अलावा एक और ऐड किया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप अपनी जो टेबल है इसको फिल करेंगे। उसके बाद देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। हम आइए करते हैं। अब हम करते हैं बेटा यहाँ पर क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो वर्ग था वो कितना था बेटा? वर्ग यहाँ पर 12 थे। समलंब चतुर्भुज कितने थे? यहाँ पर 12 थे। और समांतर चतुर्भुज अभी हमने देखा है वो कितने थे? 36। ये हमने अभी तक देख लिया। अब देखते हैं आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। आरोही क्रम क्या होता है बेटा? छोटे से बड़ा। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो किस तरह हो जाएगा? हमारे पास में तीन चीजें, त्रिभुज, वर्ग और समलंब चतुर्भुज 12 है और सबसे ज्यादा समांतर चतुर्भुज 36 है। सबसे अधिक बार आने वाली संख्या लिखो। सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई थी बेटा? सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या है? देखो ये आ जाएगा। ठीक है,
तो देखो क्या हो जाएगा इसके अंदर बेटा, सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई, देखो यहाँ पे 12, 12 और 12 और 36 था, तो सबसे अधिक बार हमारे पास में 12 आई है ना, सबसे अधिक बार आई है 12, तो हमारा संख्या लिखनी है, वो संख्या कौन सी थी जो सबसे ज़्यादा बार आई है, तो 12 जो नंबर है वो 3 बार आया है। ठीक है, उस आकृति का नाम लिखो जो सबसे अधिक है। तो कौन सी आकृति बेटा सबसे अधिक बार आई थी, तो यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज। क्या लिख दोगे बेटा यहाँ पर, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा ना, लिखने में इजी रहेगा। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा, समांतर चतुर्भुज। उसके बाद देखो क्या आ जाएगा, उस आकृति का नाम लिखो जो सबसे कम है। सबसे कम क्या आई थी बेटा, तो सबसे कम देखो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे कम क्या है, तीनों ही हमारे पास में, त्रिभुज भी 12 थी, है ना। उसके बाद में हम अगर बात करते हैं वर्ग भी हमारे पास में 12 था, और समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये तीनों ही हमारे पास में क्या थे, बराबर है, तो हम ये लिख देंगे समलंब चतुर्भुज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, सारणी में दिए गए अंकों का परिसर ज्ञात करो। तो बेटा परिसर क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है और जो सबसे कम बार आता है उनका डिफरेंस हम क्या करते हैं, परिसर में निकालते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा बार क्या आया था हमारे पास में, सबसे ज़्यादा बार 36 नंबर आया था, सबसे ज़्यादा बार क्या था 36, और सबसे कम क्या है 12। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा, रेंज जिसको कहते हैं। तो 24 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से ध्यान से आप इसको करेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है बेटा, आप पढ़ाई में व्यतीत किए गए ऑनलाइन समय को पूरे सप्ताह का औसत किस प्रकार ज्ञात करोगे। जितना टाइम आप पढ़ाई में व्यतीत कर रहे हैं, पूरे हफ्ते का समय आपको औसत समय निकालना है। तो बेटा इसमें क्या करेंगे कि मंडे को कितनी देर पढ़ाई करी, ट्यूसडे को कितनी देर, वेडनेसडे, थर्सडे कितने टाइम आपकी ऑनलाइन क्लासेस हुई है, उनको जोड़कर उनका आप क्या कर देंगे, उनको अपने टोटल डेज से भाग कर देंगे। तो आइए करते हैं ये आंसर हम। तो देखिए बेटा इस तरह किया जा सकता है इसको। सोमवार को कितनी देर पढ़ाई करी, 3 घंटे। सोमवार को कितनी देर पढ़ाई करी, 3 घंटे। मंगलवार को कितनी देर करी, 5 घंटे। बुधवार को कितनी देर करी, 4 घंटे। बृहस्पतिवार को कितनी देर करी, 3 घंटे। शुक्रवार को कितनी देर करी, 4 घंटे। और शनिवार को कितनी देर करी, 5 घंटे। तो बेटा ये आइडिया लेना है, आप जितनी देर आपकी क्लासेज हो रही हैं यहाँ पे आप वो लिख सकते हैं कि 3 घंटे, 4 घंटे। और करना क्या है, औसत या एवरेज निकालने के लिए क्या किया जाता है, जितने भी नंबर हैं जैसे कि 3, 5, 4, 3, 4, 5 ये नंबर है, इन सबको टोटल करेंगे। और डेज कितने हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेज है ना, तो 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 24 डिवाइडेड बाय 6 आया। तो टोटल आपका एवरेज कितना आया, आपका औसत कितना आया, 4 घंटे। आपका औसत कितना आया, 4 घंटे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना टाइमिंग जो है वो चेंज भी कर सकते हैं कि 3 घंटे को 5 भी कर सकते हैं, 5 को आप 4 भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, 2, 2, 3, 5, 6, 7, 3, 9, 8। तो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, इनका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इन नंबर को प्लस कर देंगे और उसको ऐड कर दें, उसको जितनी बार ये नंबर आया उतनी बार से डिवाइड कर देंगे। सेकंड, माध्यक निकालने के लिए बेटा पिछले वर्कशीट में भी मैंने समझाया था, माध्यक निकालने के लिए क्या किया जाता है, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित करके उसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं n+1 डिवाइडेड बाय 2। और बहुलक, बहुलक क्या होता है कि बेटा वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो हम अरेंज करेंगे इसको और देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है वो बहुलक कहलाता है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन, हम आंसर करते हैं बेटा इसका। तो देखिए सबसे पहले बेटा माध्य निकालना, मीन निकालना, हम माध्य किस तरह से निकालते हैं। तो क्या किया जाएगा बेटा, इन सब नंबर को आप ऐड कर देंगे, जैसे कि 2 जितना 2, 2, 3, 5, 6, 7, 3, 9, 8, इनको सबको डिवाइड प्लस कर देंगे। प्लस करने पर 45 आएगा। और ये टोटल नंबर कितने हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने नंबर है 9। तो हम इसे जितने भी टोटल नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 45 डिवाइडेड बाय 9, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5 हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ये होगा हमारा माध्य। ध्यान से समझो क्या किया गया है, इन सब नंबर को टोटल किया गया है और उसको जितने नंबर थे 9 से हमने भाग कर दिया। तो 45 भाग 9 कितना आया, 5 हमारा आंसर आया। अब हमें सेकंड निकालना है माध्यक। सेकंड हमें क्या निकालना है बेटा, माध्यक। अब हम निकालते हैं माध्यक। तो देखो माध्यक निकालने के लिए क्या किया जाता है बेटा, माध्यक निकालने के लिए क्या किया जाता है, पहले आरोही क्रम में इन नंबर को व्यवस्थित किया जाता है। जो ये नंबर हैं इनको हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। देखो 2, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस तरह से ये आरोही क्रम में हमने इसको व्यवस्थित कर दिया। अब हम माध्यक निकालते हैं, कितने नंबर हैं टोटल, 9 टोटल नंबर है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के। n किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के। तो हम लिखते हैं n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो 9+1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर लिख दो 10/2।
ये भी लिख सकते हैं 10/2 फिफ्थ। तो अब जो फिफ्थ पोजीशन पर है, देखो हम पोजीशन देखते हैं, फिफ्थ पोजीशन कैसे आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पे जो नंबर है, आंसर क्या हो गया 5। यहाँ पे फिफ्थ आंसर नहीं आएगा, ये ध्यान रखेंगे। फिफ्थ पोजीशन पर जो नंबर होगा, कि फिफ्थ पे अगर 8 भी होता तो हम वो आंसर लिखते। तो फिफ्थ पोजीशन पर आंसर क्या है 5, तो ये हमारा आ जाएगा माध्यक। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ लिखना भूल गई मैं, तो ये हमारा आ जाएगा माध्यक। अब हमें बहुलक निकालना है। थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा, बहुलक। तो देखो बेटा कौन सा नंबर है जो ज़्यादा बार आया है, देखो 2 भी यहाँ पर 2 बार आया है, 3 भी यहाँ पर कितने बार आया है, 2 बार आया है, लेकिन ये सब 1 बार आया है। तो हमारा माध्यक क्या हो जाएगा, हमारा बहुलक क्या हो जाएगा बेटा, 2 और 3 दोनों ही क्या हो जाएंगे, हमारे बहुलक हो जाएंगे। 2 और 3 हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, बहुलक हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखो क्या दिया गया है, क्या माध्यक दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होती है। तो नहीं बेटा, जब माध्यक निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को उनको प्लस करके उनको डिवाइड कर देते हैं, तो वो कई बार पॉइंट्स में भी आ जाता है और कुछ अलग नंबर भी आ जाता है। तो माध्यक क्या होता है, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, आंकड़ों में से एक हो। माध्यक एक प्रेक्षण से छोटा होता है, ये भी गलत है बेटा। माध्यक एक प्रेक्षण से बड़ा होता है, प्रत्येक प्रेक्षण से बड़ा हो, ये भी नहीं होता, ठीक है, बीच का नंबर हो जाता है। उसके बाद क्या आंकड़ों के एक समूह में एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं। देखो अभी हमारे सामने ये 2 और 3 दोनों बहुलक आए थे ना, तो हाँ ये हो सकते हैं, ये क्या हो जाएगा सही। क्या माध्यक दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या है। बेटा माध्यक तो देखो हमने निकाला था कि कोई ना कोई पोजीशन होगी, जब हम n+1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो माध्यक क्या है, कोई ना कोई पोजीशन होगी, यस आंकड़ों में से एक संख्या होगी, तो ये क्या हो जाएगा सही। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।